रिफ्रैक्शन। तो बच्चों टेल मी व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कुछ भी पता है इसके बारे में? ठीक है, पर रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, जब भी कोई लाइट बच्चों, देखो जब भी कोई लाइट रे, रिफ्रैक्शन बता रहा हूं समझो, जब भी कोई लाइट रे मीडियम बाउंड्री से टकराती है, मीडियम बाउंड्री का मतलब बच्चों क्या हो गया, मान लेते हैं ये एयर है और नीचे वाटर भरा हुआ है, दोनों के बीच में एक तो बाउंड्री होगी जिसके नीचे वाटर होगा ऊपर एयर होगा। तो उस मीडियम बाउंड्री से टकराने के बाद दूसरे मीडियम में अगर चली जाए, दूसरे मीडियम में चली जाए तो उसे अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन। बट इसमें एंगल दोनों का सेम नहीं होता है। मान लेते हैं इंसिडेंस एंगल आई है और रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो बच्चों ये दोनों एंगल आपको दिख रहे हैं क्या? देखने में भी सेम नहीं लग रहे होंगे आई थिंक। नहीं है, सेम नहीं होते, ये चेंज हो जाता है। देखो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है ये इस नॉर्मल रे के पास में आ जाए या फिर दूर में चली जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो या तो पास में आती है या दूर जाती है, ये दोनों काम क्यों हो रहा है? या तो पास में आ जाएगी या दूर में चली जाएगी। ठीक है, दूसरे मीडियम में चली गई, लेकिन बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है? एक रूल तो मुझे यही कहता ना, या तो सिर्फ पास में आनी चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद या फिर सिर्फ दूर जाना चाहिए। या तो दोनों ही चीज हो सकती है, या तो पास में आ जाएगी या दूर जा सकती है। तो दिस डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम्स। इन दोनों की डेंसिटी का कंपैरिजन करेंगे। डेंसिटी मतलब जानते हो? नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल चीज है, आप लोगों को पता सबको होता है, लेकिन अगर पूछूंगा ना तो बता कोई नहीं पाएगा। हनी और वाटर में से कौन सा ज्यादा डेंसर है? ये कैसे पता? बस जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास है वो ज्यादा डेंसर है, जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है वो कम डेंसर है। एयर और वाटर में कौन ज्यादा डेंसर है? वाटर और हनी में? हनी और मरकरी में? सिंपल। कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आया हो? आ गया ना? तुमने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा इसलिए पूछ रहा। ठीक है, अब बच्चों अपन को एक रूल याद रखना है, बहुत सिंपल सा, आप लोगों को याद करवा देता हूँ। इतना सा याद रख सकते हो, आर एन डी, रेयर, नियर, डेंसर। रेयर से डेंसर में जाएगी तो नियर आ जाएगी। रेयर, नियर, डेंसर। रेयर से डेंसर में जा रही है तो नियर आ जाएगी। ये चीज याद रहेगी। रेयर का मतलब जो कम डेंसर होगी। दो चीजों को कंपेयर करोगे तो एक ज्यादा डेंसर होगी, कम ज्यादा डेंसर होगी। जैसे वाटर और एयर में से मैंने पूछा डेंसर कौन ज्यादा होगी, आप सबने मुझे कहा वाटर होगी। तो वाटर अगर डेंसर है तो इसका अपोजिट क्या होगा? एयर क्या है? रेयर। डेंसर का अपोजिट होता है रेयर। ठीक है, तो अगर वाटर डेंसर है तो रेयर क्या होगा? अपोजिट। ठीक है, डेंसर का अपोजिट इज नोन एज रेयर। ठीक, तो बेटा इनमें से अपन देखो, ये नॉर्मल के पास आ रही है रे, मतलब कि ये नीचे वाली मीडियम कैसी होनी चाहिए? डेंसर। तो ये मीडियम है मेरी डेंसर और ये मीडियम है रेयर। बट अगर ये वाली मीडियम रेयर और ये वाली मीडियम डेंसर होती तो नॉर्मल से ये दूर चली जाती। कैसे? ये रही मेरी मीडियम बाउंड्री, ये रही इंसिडेंट रे और ये रही रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल आई, ये एंगल आर। देखो ये नॉर्मल से कुछ दूर हो गई, हाँ या ना? तो इस बार बताओ कौन सी मीडियम डेंसर, कौन सी मीडियम रेयर? तो ये मीडियम डेंसर और ये मीडियम। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? पक्का?
सबसे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लें। अच्छा, एक बार खुद टूटी फूटी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो, फिर मैं थोड़ी अच्छी बनवाऊँ। ट्राई करो एक बार। जो मैंने समझाया उससे कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोला था मैंने कि लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद किसी दूसरे मीडियम में चली जाए, अगर वो सेम मीडियम में वापस आ जाती तो क्या बोलते हैं उसे? रिफ्लेक्शन। और इस बार क्या कर रही है, वो किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या होता है वो? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से टकराकर, मतलब मीडियम बाउंड्री से टकराकर दूसरे मीडियम में चली जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। एक बार ये बाकी दो की भी चेक कर लेना। नॉर्मल लाइन का मतलब वही है, परपेंडिकुलर, और नॉर्मल लाइन से ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, तीनों का पॉइंट सेम है। ठीक है, क्या नहीं? थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत कमी है। जैसे बाकी सब आपने टर्म्स लिख, मतलब फिजिक्स में क्या होता है, अपन को साइंस की टर्म्स देनी होती है, वो आपने नहीं दी। bombarded refracted surface, लास्ट थोड़ा सा गड़बड़ करके पहले सही करते हैं। कैसे अचानक से बीचों बीच? इतनी थोड़ी। वो तो ठीक है, वो बात सही है। रट क्या है डेफिनेशन? तभी तभी बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन लिखी मानव ने। When a beam of light, बेटा रिफ्रैक्टिंग तुम पहले ही बता रहे हो और समझा भी वही फिनोमिना रहे। When a light beam incident on the reflecting surface, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हुई, देन इट चेंजेस इट्स मीडियम। ठीक है, या मीडियम बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है, ये भी बोल सकते हो। तो मीडियम बाउंड्री पे इंसिडेंट होने के बाद वो अपना मीडियम चेंज कर देती है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब मैं लिखवाता हूँ। क्या लिखो? मैं बता देता हूँ। चलो मैं इसकी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आप लोगों को बता दूँ। क्या करूँगा उसको देख के, अब मैं लिखवा ही रहा हूँ। जब लाइट रे टचेज द मीडियम,
when a beam of light when a beam of light when a beam of light इंसिडेंस यानी गिर रही है ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ब्रैकेट में लिख लो मीडियम बाउंड्री मीडियम बाउंड्री पे गिरी then it changes its medium of travel this phenomena is known as रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो ऐसे पॉइंट लगाओ और लिखो इसके बारे में लिख लें थोड़ा सा रिफ्रैक्टेड रे कॉमा इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल याद है ना समझाया था सबको मैंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही पढ़ रहे हो आप एक्चुअली में वो स्नेल्स लॉ होता है वो कुछ और होता है वहां के टॉपिक आएगा अपना साइन आई अपॉन साइन आर वो टॉपिक होता है लॉ ठीक है तो रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल intersect on the same point and lies on the same plane नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो lies on the same plane के बाद here incidence angle हाँ here incidence angle and the refracted angle are not equal because refracted angle depends on the medium मीडियम ही तो डेंसर और रेयर होता है ना डिपेंड्स ऑन द मीडियम refracted angle depends upon the medium ठीक है अब बच्चों ये बताओ कि ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो कैसे कैसे डिपेंड कर रहा था अगर रेयर से डेंसर में ट्रांसमिशन होता है तो वो नॉर्मल के नियर आ रहा था या अवे हो रहा था तो लिखो रेयर टू डेंसर एरो करके बता दो नियर टू द नॉर्मल नियर टू द नॉर्मल और बच्चों डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों डायग्राम बनाओ। मैंने इसमें डेफिनेशन सिर्फ फर्स्ट वाला लिखवाया, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज बता दी मैंने क्या क्या होती है। आप लोगों को याद रखने के लिए अगर ये लिखना हो तो R&D लिख लेना, इससे याद रहेगा आप लोगों को। कौन सी नॉर्मल लाइन? हाँ वो तो सीधी जाती है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वो सीधी नहीं जा रही, कौन सी डॉटेड वाली ना नॉर्मल लाइन। मतलब तुम ये कह रहे हो ऐसे सीधे आ रही है? पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहे हो सीता किसके पिताजी थे? कितनी बार तो समझाया मैंने बेटा, उसको ये भी नहीं पता लेडीज हैं कि जेंट्स हैं। और इसने बकायदा उसके बावजूद ये सोच लो सीता जी जेंट्स से फोटो लगा रखी भगवान राम की। मतलब चाइनीज में नहीं, हिंदी में बताओ बेटा। मतलब इसी में एरो उल्टा कर दें? बेटा यहाँ पर जब अपन सिखा रहे होते हैं ना तब अपन को डिटेल में सिखाना पड़ता है, ठीक है? वैसे एक्चुअली में ये बच्चों को अभी तर्क करना चाहिए था खुद ही कि मैंने मिरर इमेज ही तो बनाया है और क्या किया है, एरो ही तो उल्टा किया है। पर ये चीज़ अभी मैं समझाऊँ उससे अच्छा होता है कि बच्चे खुद इसको पिक करें। थैंक यू। बेटा बॉटल इतनी नहीं भरता है, थोड़ी कम भरता है। छाप लिया बच्चों? थोड़े से और गेम्स करें इसमें। चलो अगला नाम लिखो क्रिटिकल एंगल। हाँ क्रिटिकल एंगल। बच्चों मुझे बता सकते हैं क्रिटिकल वर्ड आप लोगों ने कभी पहले सुना है कहीं पे? सुना है क्रिटिकल? बेटा क्रिटिकल वर्ड को ना बहुत सोच समझ के यूज किया जाता है, और फिजिक्स में अगर कोई चीज यूज होती है ना, मैंने बार बार आपको कहा है बहुत सोच समझ के यूज लेते हैं। मैंने एक बार भी इसका नाम परपेंडिकुलर नहीं बोला, मैंने इसका नाम नॉर्मल ही बोला। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के अक्रॉस जा रहा है, परपेंडिकुलर सिंगल साइड जाता है। ऐसे क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब पता है क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे कोई रिलेटिव क्रिटिकल है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि मेरे रिलेटिव कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में कि या तो वो बचेंगे या फिर गए। क्रिटिकल का मतलब यही होता है। डॉक्टर ने बोला सिचुएशन नेक्स्ट 24 इज क्रिटिकल, मतलब नेक्स्ट 24 में कुछ नहीं कह सकते, बच भी सकते हैं नहीं भी बच सकते। तो वैसे ही क्रिटिकल एंगल भी कुछ ऐसी ही चीज है। अभी समझाऊंगा जब ये टॉपिक और इस पर नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा तब। तो चलो क्रिटिकल एंगल को देखते हैं। देखते हैं। डायग्राम मत बना लेना, कुछ बच्चों को जल्दी रहती है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा बच्चों मान लो मैंने यहां से एक रे भेजी, और ये रे कुछ ऐसे निकल गई, बेंड हो गई थोड़ी सी, ठीक है? दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर।
कोई प्रॉब्लम? बच्चों अब इस एंगल को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, एंगल आई को, क्या होगा? आर और बढ़ जाएगा। थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आर और बढ़ जाएगा। यही होगा। क्या कहीं जाकर ऐसी कंडीशन आएगी कि एंगल आई मैंने इतना बढ़ा दिया कि ये आर इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाए? बिल्कुल आएगी। तो चलो मैंने क्या किया बच्चों, इसका एंगल आई का बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। मैंने आई का एंगल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और रे कहां पर से चली गई? एग्जैक्टली इस पे से। यानी कि एंगल आर कितना हो गया बच्चों? 90 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों इस एंगल का नाम देते हैं हम आई सी, मतलब कि क्रिटिकल एंगल। मतलब ये हुआ बच्चों कि मैंने किसी एक रे को उस एंगल पे भेजा जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे मीडियम बाउंड्री के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ये बात समझ आई? पक्का? अब देखो इसको क्रिटिकल वर्ड क्यों बोला। अगर मैं इस आईसी से भी एंगल थोड़ा सा बढ़ा दूं तो नीचे आ जाएगी। आईसी से मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया तो किसी बच्चे ने मुझे कहा है नीचे आ जाएगी। और जैसे ही नीचे आ गई बच्चों, याद करो, सेम मीडियम में वापस आ गई। और अगर सेम मीडियम में वापस आ गई तो उसको क्या रिफ्रैक्शन बोलोगे? तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। जबकि सरफेस कैसा था? रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, फिर भी क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हो गया अंदर की तरफ ही, इसलिए इसका नाम बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में टीआईआर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब क्रिटिकल कैसे हुआ? क्रिटिकल का मतलब ये हुआ थोड़ा सा भी एंगल कम कर दिया, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा दिया, क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। यानी कि थोड़े से भी एंगल में चेंज होते ही या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इसलिए इस वर्ड को क्या बोला गया? क्रिटिकल। ठीक है, तो इस रीजन से इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रिटिकल एंगल। कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, थोड़ी सी इतनी सी जगह छोड़ देना नीचे आपकी कॉपी में, इतनी सी जगह, एक छोटा सा फॉर्मूला बाद में लिखवाऊंगा, तो इसलिए बाकी अभी इतना सा छोड़ ये कर लो, बस डायग्राम बना लो और इसके बारे में रीजन लिख लो क्यों क्रिटिकल। ये नेक्स्ट है, इसके बाद पहले क्रिटिकल एंगल का करो फिर टीआईआर टॉपिक डलेगा। पहले क्रिटिकल एंगल कंप्लीट करो फिर टीआईआर पे जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा? पक्का? बहुत ज्यादा हाई फाई तो नहीं पढ़ा रहा, कुछ रॉकेट साइंस टाइप? बस वही चाहिए। पहले ये बना लो और ये मिटा दूं मैं। इसकी तरफ देखो ही मत, जैसे घोड़े की साइड में नहीं दिखता ना, वैसे तुम सिर्फ उसकी तरफ देखना। ठीक है, अब लिखो बच्चों मैंने क्रिटिकल एंगल के बारे में क्या समझाया है आपको। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? जहां पर हमारी रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए? मीडियम बाउंड्री से। ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, इस इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं अपन? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल। दिस इज आईसी। ये आईसी वर्ड को ही हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आ गई बात समझ में? नहीं, आईसी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई फॉर इंसिडेंस एंगल और सी फॉर क्रिटिकल। पिलियल, पत्ता, चलो दूध। वैसे अब तो तुम ताप ताप बोलने लगते, पहले तोतला बोलते थे ना तो। बिल्कुल ताप ताप बोलते हो। वही ना, सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, है ना?
हम लोग चाइनीज का आता है, समझता नहीं है। गेट आउट बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में लिख लिया, क्रिटिकल एंगल के बारे में। अरे गंवार, अभी तो 4 बार बोला मैंने, लिख लेना, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया ना यहाँ पर, तो पता है ये बहुत काम की चीज है जो आप पढ़ रहे हो। इतना छोटे से हम निकाल देते हैं ना अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत काम की चीज है। अभी बताता हूँ क्या काम आता है। इसकी वजह से ही रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। शॉर्ट में से TIR बोलते हैं, शॉर्ट में से TIR बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जब हम एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, और अगर सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई तो क्या उसे रिफ्रैक्शन कहोगे? नहीं, तो इसलिए हमने नाम क्या रखा उसका, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि बेटा ये हो रिफ्रैक्शन की वजह से रहा है, और यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी भी लग जाती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन में क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हाँ ना, हल्की सी नीचे नहीं आएगी, उसके बाद सीधे प्रॉपर्टीज बदल जाती है इसकी। मैंने यही तो, हाँ बिल्कुल, फिर वो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये रिफ्लेक्शन को भूल जाएगा। तुमने जैसे ही इसको इससे आगे किया वैसे ये रिफ्लेक्शन बन गया। अब इसको लेना देना नहीं है रिफ्लेक्शन वाले से। तुम सोच रहे हो कि थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये भी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, नहीं होता ऐसा। जैसे ही इसने रिफ्रैक्शन किया इसकी दुनिया बदल गई। अब ये रिफ्रैक्शन वापस तब करेगा जब मैं क्रिटिकल एंगल से कम कर दूंगा, तो रिफ्रैक्शन करेगा, वरना रिफ्लेक्शन होते ही कहानी खत्म है इसकी। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं प्रैक्टिकली समझाऊँ। लेजर लाइट से ग्लास के लिए ये एंगल 42 डिग्री का होता है, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। कई बुक्स में 43 दिया होता है, कई में 42 दिया होता है, ठीक है। तो 42 एंड 43। हाँ बिल्कुल, अब बनाओ इसके बारे में, अब लिखो, क्योंकि ये क्या बन गया अब, ये रिफ्लेक्शन। तो अब ये सारी कहानियां भी उसी की फॉलो करेगा। नींद कितनी रील्स चलाई, अब बनाने लग गए ना रील्स। कौन कौन से रील्स बनाते हो बेटा? अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर वो कच्चा बादाम बनते हो, फिर घूमोगे फिर। तुमने देखी ना, बना रखी हो, अच्छी चीज है, स्किल होना कौन मना कर रहा है, पर कम से कम इतने अपना आपको मत गिराओ कि टिकटॉक बना रहे हो, कुछ अच्छी चीज बनाओ। बेटा अब मेरे को ये लगता है, कभी कभी अंदर से फीलिंग आती है, इतनी हाई आईक्यू की बातें सिर्फ तुम ही कर सकते हो। चलें आगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बच्चों मैं बता रहा था ये यूज आता है बहुत। अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ हमें पता नहीं होती तो आज ये ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही होती।
और आप लोग रील्स भी नहीं देख रहे होते, बिकॉज ऑफ पूरा का पूरा इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी फिनोमेना पे चलता है। ठीक है। और इसी फिनोमेना पे पूरा का पूरा इंटरनेट चलता है। आपको थोड़ा सा मैं कुछ बियॉन्ड द टॉपिक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि टाइम तो हो ही गया अपना। ठीक है, यहाँ तक आप बुक से पढ़ ही सकते हो। थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक चलता हूँ। ये हटा दूँ? आपको ये पता है इंटरनेट कैसे चलता है? आपने एक व्हाट्सएप टेक्स्ट किया अपने फ्रेंड को, कृष्णा ने किया आयुष को मैसेज, कैसे जाता है? मतलब कि मैं ये पूछता हूँ कि मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट भेजा, कृष्णा ने एक टेक्स्ट भेजा हेलो का आयुष को व्हाट्सएप। अब बच्चों उस टेक्स्ट को कैसे पता चला कि उसको आयुष के पास ही जाना है, और आयुष के फ़ोन तक वो कैसे पहुंचा? रास्ता क्या होगा उसका? क्या कैसे मतलब फिक्स रूट कैसे, मतलब बाहर जाता है बस पकड़ता फिर जाता है? तो टावर से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट उसके फ़ोन तक ही पहुंच जाता है। हाँ हाँ। अब आप लोगों को एक गेम समझाता हूँ क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर है कृष्णा, ठीक, और यहाँ पर बैठा है आयुष। ये रहा आयुष। नहीं, दोनों अलग अलग है, देखो पैर, ये झुका हुआ ही रहता है ना ऐसे, ये झुका हुआ बनाया मैंने, इस चक्कर में आयुष सीधा बैठ गया, अगला नंबर मेरा ना आ जाए। चलो, इसने जैसे मैसेज भेजा बच्चे अपने मोबाइल से, तो इसका मोबाइल से एक रे निकलती है मैसेज की, इंफॉर्मेशन की, वो जाता है नियरेस्ट टावर के पास। अब इस टावर से पता है क्या होता है आगे? इस टावर से जुड़ा होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये अभी 2 मिनट बाद बताता हूँ। या फिर ऑप्टिकल फाइबर की जगह आप मान लो एक जनरल तार, वायर जुड़ा होता है, यह जाएगा उस सर्विस सेंटर तक जिसने इंटरनेट प्रोवाइड करवाया है। मान लेते हैं जियो। क्या बच्चे? हाँ बिल्कुल, ये ऑप्टिकल फाइबर अंडरग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। ये टावर कोई सैटेलाइट वैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं होता। जियो के पास गया, जियो ने इंटरनेट खरीदा हुआ था, और वो कहाँ से खरीदा हुआ था? पूरी दुनिया इंटरनेट खरीदती है यूएसए से, वहां पर एक कंप्यूटर लगाया हुआ है। तो ये जियो के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर जाता है समुद्र के रास्ते से यूएसए तक। यूएसए तक गया, यूएसए में रखा है होस्ट कंप्यूटर। इसको पता है कि मुझे ये मैसेज किसको भेजना है, तो इसने तुरंत ये मैसेज देखा कि ये एयरटेल इंडिया की तरफ मैसेज जा रहा है, तो इसके पास था एयरटेल, एयरटेल इंडिया को इसने मैसेज भेज दिया। अब सोचो कहाँ से गया? टावर से जियो, जियो से यूएसए, यूएसए से वापस आया एयरटेल, एयरटेल ने ढूंढा अपने लिस्ट में नंबर किसका है, तो आयुष का। वो कौन से टावर में? तो भाई इस टावर में सिग्नल आ रहा है इसका, इस टावर से इसके पास मैसेज पहुंच गया। और ये पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? 0.00 सेकेंड मान के चलो आप, मैसेज भेजते और पहुंच जाता है सामने वाले के पास। तो बच्चों इतनी तेज कौन सी चीज हो सकती है? करंट? करंट नहीं हो सकती, करंट बहुत स्लो चलती है, इतनी दूर आप भेज नहीं सकते, चार्ज को नहीं भेज सकते, इसलिए हमें मजबूरी में ये सारे सिग्नल्स लाइट की फॉर्म में भेजने पड़ते हैं। लाइट की फॉर्म में ये सारे सिग्नल लाइट की फॉर्म में जाते हैं। और ये लाइट कैसे ट्रेवल करता है? हमने एक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया हुआ है, ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसे खाली खाली सा होता है, बिल्कुल अंदर खाली है, और ये कुछ मटेरियल से बने होते हैं, इन्हें कोर क्लैडिंग वगैरह बोलते हैं, इतना आपको नहीं जानना है। बस जैसे मैंने सिग्नल भेजा, वो सिग्नल ऐसे फिर यहाँ पर टकरा के TIR हुआ, फिर से TIR, फिर से TIR, फिर से TIR, ऐसे करते करते आगे ट्रेवल करता जाता है। तो हम लाइट की फॉर्म में सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। दूसरी बात, यही जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, इनकी कैटेगरी अच्छी अच्छी बनाते जाते हैं अपन। जैसे पहले क्या होता था, नॉर्मल कैटेगरी के होते थे, तो बहुत स्लो स्लो, मतलब इसमें लाइट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती थी, सिग्नल धीरे धीरे आ पाते थे। फिर हमने इसकी और अच्छी जनरेशन बनाई, दैट इज नॉन एज सेकेंड जनरेशन, जिसे आप क्या बोलते थे? 2G। फिर आया थर्ड जनरेशन 3G, फोर्थ जनरेशन 4G, फिफ्थ जनरेशन अभी यूज कर रहे हो, दैट इज 5G।
तो बस इसी ऑप्टिकल फाइबर की अच्छी अच्छी कैटेगरी आती है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ पर क्या होता है, कई बार लॉस हो जाता है, कई बार लाइट का लॉस हो जाता है, तो डेटा धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड ट्रांसमिशन के लिए अच्छा मटेरियल यूज देते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग 5G यूज कर रहे हैं जिसमें 1 Gbps तक स्पीड आप ले सकते हो। तो ये पूरा का पूरा सोचो, इतना बड़ा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ TIR की वजह से। बेटा आप 4 मिनट में मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, सर तो आ गए बाहर बैठे, टेस्ट है ना आप लोगों को। बस एक कंप्यूटर है, ये पूरी दुनिया के सारे